वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बताऊंगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। किसी भी वर्ब को V1 से V5 में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, यदि किसी वर्ब के सबसे अंत वाला लेटर एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स या फिर जेड रहता है तब हम उस वर्ब के अंत में ई एस जोड़कर उसे V5 में कन्वर्ट करते हैं, अन्यथा सिंपली हम उस वर्ब के अंत में एस लगाकर उसे V5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको V1 और V5 के प्रयोग में विशेष ध्यान देना है, अर्थात सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो उस सब्जेक्ट के साथ V5 प्रयोग में आएगा और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको V1 प्रयोग करना है। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी आपको डू और डज के प्रयोग में विशेष ध्यान देना है, अर्थात सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तो उस सब्जेक्ट के साथ आपको डज प्रयोग करना है और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डू प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी हम डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार ही करेंगे। दूसरी बात क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस चाहे नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग में आता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करूंगा। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। पहला अनुवाद है मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, द बॉयज, राम एंड श्याम, इस तरह का कोई भी रहेगा, ठीक है, तो इनके साथ या तो आपको V1 प्रयोग करना है या फिर आपको डू प्रयोग करना है, ठीक है। सेंटेंस यदि अफर्मेटिव रहेगा तो V1 प्रयोग करेंगे और यदि सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है तब डू प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है और यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ता, पढ़ना वर्ब है तो रीड लिखेंगे, ठीक है। और चूंकि इस सेंटेंस में अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, इसलिए मैंने फुल स्टॉप दिया। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन सब्जेक्ट के साथ आपको डू प्रयोग करना है, तो आई के बाद क्या आएगा, डू आएगा। डू के बाद नोट आएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पर क्या है, पढ़ना, रीड। मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। क्या मैं पढ़ता हूं, डू आई रीड। आप लोग झूठ बोलते हैं, यू टेल ए लाई। आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट टेल ए लाई। क्या आप लोग झूठ बोलते हैं, डू यू टेल ए लाई। वह सच बोलती है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। मैं आपको बताना चाहूंगा सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इट मीन्स ही, सी, इट और नेम, तब उस सब्जेक्ट के साथ या तो आप V5 प्रयोग करोगे या फिर डज प्रयोग करोगे। सेंटेंस यदि अफर्मेटिव रहेगा अर्थात सकारात्मक रहेगा तब आपको V5 प्रयोग करना है और यदि सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है तब आपको डज प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वह सच बोलती है। लड़की के लिए सी प्रयोग करते हैं, सी स्पीक्स द ट्रूथ। वह सच नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक
द ट्रूथ। क्या वह सच बोलती है? डज सी स्पीक द ट्रूथ। क्या वह सच बोलती है? डज सी स्पीक द ट्रूथ। वे लोग झूठ बोलते हैं। दे टेल ए लाई। वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं। दे डू नॉट टेल ए लाई। क्या वे लोग झूठ बोलते हैं? डू दे टेल ए लाई। राम स्कूल जाता है। यहाँ पर देखो राम क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और सेंटेंस अफर्मेटिव है, अर्थात वर्ब का पांचवा फॉर्म यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम गोज टू स्कूल। दूसरी बात क्या है? देखो वर्ब यहाँ पर क्या है? गो। गो के अंत में क्या था? ओ, इसलिए मैंने एस जोड़कर इसे V5 में कन्वर्ट किया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। यहाँ पर अदर वर्ड क्या है? टू स्कूल। ठीक है, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर देखो, जब सेंटेंस नेगेटिव हो गया, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तब मैंने डज प्रयोग किया और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रहने दिया। ठीक है, क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सेम है, मैंने डज से सेंटेंस की शुरुआत किया और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रहने दिया। ठीक है, लड़के हल्ला करते हैं। द बॉयज मेक ए नॉइज। सब्जेक्ट क्या? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, बॉयज। ठीक है, तब मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया। लड़के हल्ला करते हैं, द बॉयज मेक ए नॉइज। लड़के हल्ला नहीं करते हैं। द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखो क्या है? बॉयज के पहले मैंने द प्रयोग किया है। यहाँ पर भी बॉयज के पहले मैंने द प्रयोग किया। क्यों? देखो जनरली यदि नाउन प्लूरल हो तब उस नाउन के पहले द प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु यदि उस नाउन से जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो पूर्व परिचित रहता है, अर्थात किसी पार्टिकुलर किसी विशेष के उद्देश्य से प्लूरल नाउन के पहले भी हम द प्रयोग करते हैं निश्चितता का बोध कराने के लिए। यहाँ पर चूंकि निश्चित लड़कों का जिक्र है, लड़के हल्ला करते हैं या फिर लड़के हल्ला नहीं करते, कुछ खास लड़कों का बोध हो रहा है, इसलिए मैंने प्लूरल नाउन के पहले भी द प्रयोग किया। ठीक है, दूसरी बात, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर था तो डू प्रयोग किया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया। क्या लड़के हल्ला करते हैं? Do the boys make a noise? क्या लड़के हल्ला करते हैं? Do the boys make a noise?